गुड मॉर्निंग। आज हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ होता है उसके बीच में विश्लेषण कर रहे हैं। इसका कुछ पोर्शन कल डिस्कस किया था, आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। शुरुआत में कि जब कम अपरूपण हो, डिफॉर्मेशन बहुत कम हो, तो वही क्षेत्र में जब बाह्य बल का मान एक सीमा मीन्स ई तक लगाया जाता है तो जो विकृति है, स्ट्रेन है, वो एक वित्तीय रूप में बढ़ती है। इसके पश्चात पिंड में स्थायी परिवर्तन हो जाता है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थ सीमा, कि वह अधिकतम प्रतिबल जिसके द्वारा पिंड पर विरूपक बल हटा लिए जाने पर पुनः पूर्णतः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, प्रत्यास्थ सीमा कहलाती है। यानी इस लिमिट तक, इस प्रतिबल की इस लिमिट तक, मैक्सिमम लिमिट तक यदि हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं तो वापस पुनः स्थिति में आ जाता है। इसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। इलास्टिक लिमिट का मान अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यील्ड पॉइंट, जिसको हम पराभव बिंदु कहते हैं। प्रतिबल का वह मान जो प्रत्यास्थ सीमा से थोड़ा सा अधिक होता है, जिस पर विरूपक बल हटा लेने पर अवशिष्ट विकृति लगभग 0.0002 रह जाती है, पराभव बिंदु कहलाता है। यानी ये इलास्टिक और प्लास्टिक के बीच की बात है कि ये यील्ड पॉइंट जो है, वाई पॉइंट, यहाँ तक यदि मान लो अपने स्ट्रेस हटा दिया आपने तो कुछ डिफॉर्मेशन रह जाती है, और कितने रह जाती है, लगभग वो 0.0002 रह जाती है। इसको हम यील्ड पॉइंट कहते हैं। इसके पश्चात यदि मान लो और हम बढ़ाते हैं तो लास्ट में जो पॉइंट आता है वो अल्टीमेट स्ट्रेस आती है, यू पॉइंट कहलाते हैं, जिसको हम चरम प्रतिबल कहते हैं। जब प्रतिबल को वाई बिंदु से भी अधिक बढ़ाया जाता है तो वह अधिकतम प्रतिबल जो उस पिंड पर लगता है, इसके पश्चात बिना प्रतिबल के ही विकृति में वृद्धि होने लगती है। इसको हम चरम प्रतिबल कहते हैं, यू पॉइंट कहते हैं, जो टॉप पॉइंट आता है। और इसके बाद यदि अपने आप ही बिना स्ट्रेस में वृद्धि की हुई स्ट्रेन में वृद्धि होती है और अंततः ये तार टूट जाता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, विच्छेदन बिंदु। कि जब विकृति को यू बिंदु से अधिक बढ़ाया जाता है तो प्रतिबल बढ़ने के स्थान पर घटने लगता है और तार अंततः टूट जाता है। इस बिंदु को विच्छेदन बिंदु कहते हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेस स्ट्रेन को ब्रेकिंग स्ट्रेन कहते हैं, और जो स्ट्रेन होती है उस बिंदु पे उसको ब्रेकिंग स्ट्रेन कहते हैं। कुछ और परिभाषाएं। प्रशांत विश्रांति, इलास्टिक रिलैक्सेशन, कि प्रत्यास्थ सीमा में प्रतिबल हटाने पर भी पदार्थ तुरंत अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता, कुछ समय लेता है। ये समय पश्चाता आ जाती है, इस टाइम लेग को हम इलास्टिक रिलैक्सेशन कहते हैं, प्रत्यास्थ विश्रांति कहते हैं, तथा समय को प्रत्यास्थ विश्रांति काल कहते हैं, इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, लाइक द ग्लास। इलास्टिक स्ट्रेसेस, नई परिभाषा, प्रत्यास्थ शैथिल्य, विकृति का आरोपित बल से पिछड़ना, प्रत्यास्थ शैथिल्य कहलाता है, इलास्टिक स्ट्रेसेस कहलाता है। जब बाह्य विरूपक बल को बढ़ाने या घटाने पर विकृति बल से साथ साथ नहीं चलती बल्कि कुछ समय पश्चात बदलती है, तो यही हमारा इलास्टिक स्ट्रेसेस कहलाता है, प्रत्यास्थ शैथिल्य कहलाता है। प्रत्यास्थ श्रांति, इलास्टिक फैटिग, किसी पदार्थ को विकृति को बार बार पुनरावृत्ति करने पर पदार्थ में श्रांति आ जाती है, इसमें प्रत्यास्थ गुण कम हो जाते हैं, तो इस अवस्था को हम प्रत्यास्थ श्रांति कहते हैं, इलास्टिक फैटिग कहते हैं। नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थ गुणांक। हुक का नियम क्या होता है? विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। प्रत्यास्थ सीमा में प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, और जो प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह आता है वो प्रत्यास्थ गुणांक कहलाता है, इलास्टिक कोएफिशिएंट कहलाता है। ई इक्वल टू स्ट्रेस बाय द स्ट्रेन, प्रतिबल विकृति। एक ही पदार्थ के अनेक विकृतियों के अनुसार अलग अलग प्रत्यास्थ गुणांक संभव है। पहला, यंग प्रत्यास्थ गुणांक, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जब किसी पदार्थ की एक निश्चित दिशा में बाह्य बल लगाया जाता है तो उसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाता है। प्रत्यास्थ सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं, जिसे तार लगाया हमने। इसमें अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होता है, बाह्य डिवाइडेड बाय स्मॉल एल बाय द कैपिटल एल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड दैट इज द वाई यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यदि मान लो तार है तो उसकी रेडियस आर होती है, तो एरिया जो होगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू एफ बाई आर पाई आर स्क्वायर
divided by small l by capital L. So this gives the Young's modulus of rigidity. दूसरा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इलास्टिसिटी भी कहते हैं इसको, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जब किसी पदार्थ के सभी पृष्ठों पर अभिलंब यानी नॉर्मल परपेंडिकुलरली विरूपक बल लगाया जाए तो आयतन में बढ़ता या घटता है। प्रत्यास्थता सीमा में अभिलंब प्रतिबल, नॉर्मल स्ट्रेस और आयतन में विकृति वॉल्यूम स्ट्रेन का अनुपात आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। के इक्वल लिखते हैं F/A डिवाइडेड बाई माइनस डेल्टा V बाई V। यहाँ F/A को हम प्रेशर भी लिखते हैं और माइनस चिन्ह कहता है कि दाब बढ़ाते हैं तो प्रेशर वॉल्यूम घटता है। इसका व्युत्क्रम जो होता है रेसिप्रोकल दैट इज कंप्रेसिबिलिटी 1/K। अब हम आइडियल गैस के लिए निकालते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो दो स्थिति में होता है, पहले दाब में परिवर्तन करने से आयतन बदलता है, परिस्थितियाँ भी दो प्रकार की हो सकती है, एक समतापी हो सकती है, एक रुद्धोष्म हो सकती है। समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हम जानते हैं समतापी के लिए इक्वेशन PV इक्वल टू RT होता है, तो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करें PdV प्लस VdP इक्वल टू 0, सो डेल्टा P इक्वल टू माइनस P डेल्टा V बाई V। के समतापी चाहिए तो डेल्टा P डिवाइडेड बाई माइनस डेल्टा V बाई V इक्वल टू द P। सो समतापी के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक P होता है, जबकि रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के लिए PV गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वेशन होती है। डिफ्रेंशिएट करेंगे P गामा V गामा माइनस 1 dV प्लस द V गामा डेल्टा P इक्वल टू 0। सो B गामा से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन, सो P गामा मल्टीप्लाई बाय द dV बाई V प्लस dP इक्वल टू 0। सो के रुद्धोष्म आ जाता है हमारे पास में माइनस dP बाई dV बाई V, सो दैट इज गामा इनटू द P। मीन्स समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का गामा गुणा होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।